इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तथा बर्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। तो इन्हें समझने के लिए हम एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। इस पे अब हम अप्लाई करेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस तब जनरेट होता है एक डिफॉर्म्ड बॉडी के अंदर जब हम उस बॉडी पे एक्सटर्नली हर एक डायरेक्शन से सेम प्रेशर अप्लाई करें। ऐसा सिचुएशन हमें कब दिखता है? अगर मान ले इस ऑब्जेक्ट को हमने पानी में डुबो दिया तो इसके सरफेस के हर एक पॉइंट में इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा और हमें पता है प्रेशर इज सिनोनिमस टू स्ट्रेस। तो हम कह सकते हैं इसमें जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है वो है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के हर एक पॉइंट में इक्वल प्रेशर अप्लाई करें तो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम थोड़ा घट जाएगा। हमने यह अज्यूम किया कि हमने इसके सरफेस के हर एक पॉइंट में इक्वल प्रेशर P अप्लाई किया। हम यह भी सोच सकते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट पे कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई किया हर एक डायरेक्शन से, और अगर उन सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड्स को जोड़ दे, हम नेट फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को अगर हम जोड़ दे तो हमने माना वो हो गया F। तो हम कह सकते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट पे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस अप्लाई किया। तो फिर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस इस केस में यह होगा, इस पे अप्लाई किया सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का समेशन डिवाइडेड बाय इसका टोटल सरफेस एरिया, अर्थात हम मान रहे हैं इसका जो टोटल सरफेस एरिया है यह है A। या फिर बेहतर होता है अगर हम यह कंसीडर करें कि हमने इसके सरफेस के हर एक पॉइंट में जो प्रेशर अप्लाई किया वो है P, क्योंकि ऐसा स्थिति में देखें टोटल फोर्स या फिर सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड को जोड़ना यह संभव नहीं होता है। इस तरह के सिचुएशन में प्रेशर को इवैल्यूएट करना आसान होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस ये बराबर होता है इस पे जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसके। अब इस एक्सटर्नल प्रेशर के कारण होगा क्या, इसका वॉल्यूम घट जाएगा। तो हमने माना इनिशियली इसका वॉल्यूम था V, और जब हमने इस पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो इसके कारण इसका वॉल्यूम घट गया और घट के ये बना V डैश्ड। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम जो हुआ, चेंज इन वॉल्यूम, इसे हम डेल्टा V से डिनोट कर सकते हैं, और यह बराबर होगा V माइनस V डैश्ड के। और जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रेन ये होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो इस केस में स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, सो डेल्टा V जो कि चेंज इन वॉल्यूम होगा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम अर्थात V। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कंसीडर करते हुए हम क्या करते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां देखिए वॉल्यूम घट रहा है तो स्ट्रेन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। प्रेशर बढ़े तो वॉल्यूम घटेगा, इसीलिए ये नेगेटिव साइन हम अपेंड करते हैं। अब देखें हुक्स लॉ से हम कह सकते हैं, फ्रॉम हुक्स लॉ कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस ये प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मैं आपको यहां बता दूं कि हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बर्क स्ट्रेन भी कहते हैं, बर्क स्ट्रेन। उसी तरह से हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस को हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं। सो ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस से भी जाना जाता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो फिर देखिए हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस ये प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के।
सो इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा कि अप्लाइड प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी ओवर वी। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी साइन से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। यहां हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कैपिटल लेटर के से डिनोट करते हैं। सो ये इक्वेशन बन जाएगा P अर्थात एक्सटर्नल प्रेशर जो हम अप्लाई कर रहे हैं या फिर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज इक्वल टू K जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इनटू नेगेटिव ऑफ डेल्टा V ओवर V। इस K को हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो हम कह सकते हैं ये जो बल्क मॉड्यूलस है ये होगा P अर्थात प्रेशर डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ डेल्टा V ओवर V। तो यही बन जाएगा प्रेशर इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम और पूरा एक्सप्रेशन होगा नेगेटिव। अब इनके एसआई यूनिट्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। सो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो कि बराबर होगा हम इस ऑब्जेक्ट पे जितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसके, तो इसका जो यूनिट होगा ये होगा पास्कल। हमें पता है प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड। सो इसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड भी कह सकते हैं। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है ये होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। और अगर आप बल्क मॉड्यूलस को देखें तो इसका भी यूनिट होगा पास्कल, क्योंकि यहां देखें न्यूमरेटर में वॉल्यूम और डिनोमिनेटर में चेंज इन वॉल्यूम अपीयर कर रहा है और इन दोनों का यूनिट सेम होगा, तो यूनिट बचा हुआ रहेगा प्रेशर का। तो फाइनली इसका जो यूनिट हमें मिलेगा वो होगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड। यहां मैं आपको एक और टर्म के बारे में बता दूं, वो होता है कंप्रेसिबिलिटी। सो कंप्रेसिबिलिटी अर्थात एक ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, इसे हम डिनोट करते हैं 1 ओवर K से, अर्थात 1 ओवर बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से। हम ऐसा क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम ये अगर सेम रहे, तो अगर वो ऑब्जेक्ट ज्यादा कंप्रेस करता है तो हमें कहना चाहिए उसका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट ज्यादा कंप्रेस करेगा तो उसके लिए डेल्टा वी बहुत ज्यादा होगा, अर्थात चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो इस बल्क मॉड्यूलस का जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा, चूंकि P और V कांस्टेंट और डेल्टा V जब बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन घटेगा, कम होगा। तो हम कहेंगे कि जिसका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, अर्थात जो ज्यादा कंप्रेस करता है, उसके लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू कम होता है, पर कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए हम मानते हैं कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस घटेगा तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस बढ़ेगा, अर्थात जो जितना ज्यादा कंप्रेस्ड होगा उसके लिए बल्क मॉड्यूलस उतना कम होगा, बल्क मॉड्यूलस का न्यूमेरिक वैल्यू। सो ये था हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।